नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली टर्की से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि टर्की जो कि एक नाटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस की, अब ये नाटो से हटकर ये ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है। और इस पर आप देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर ये लिखा हुआ है कि नाटो मेंबर टर्कीज बिड टू ज्वाइन ब्रिक्स। इवन की फॉरेन मीडिया भी इसे आज के टाइम में कवर कर रहा है कि टर्की जो है वो ब्रिक्स को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और इसके पीछे क्या मोटिवेशन है टर्की का, ये भी हम बात करेंगे। और क्यों यहाँ पर टर्की जो है ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है और नाटो को छोड़ना चाहता है, क्योंकि टर्की का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि जो ब्रिक्स नेशंस है, जिसमें आज के टाइम में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, इवन कि यहाँ पर इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, यूएई, तमाम जो देश है आगे ज्वाइन हो चुके हैं और ये ब्रिक्स प्लस भी बन चुका है। और यहाँ पर टर्की का ये कहना है कि जो ब्रिक्स नेशन को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली अंडर वे है। आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि टर्की जहाँ के प्रेसिडेंट एर्दोगन, जो माना ये जाता है कि ये इनकी जो आइडियोलॉजी है एक मिक्स आइडियोलॉजी है, ये अपने आप को राष्ट्रवाद भी कहा करते हैं और इवन कि यहाँ पर ये अपने आप को एक इस्लामिक आइडियोलॉजी से भी लिंक करके देखते हैं। क्योंकि शुरुआत में इनकी जो आइडियोलॉजी थी मॉडरेट थी, बाद में प्रो वेस्टर्न इस्लामिक डेमोक्रेट बन जाती है और आज के टाइम में ना इनकी जो आइडियोलॉजी है ये कंप्लीटली ये इस्लामिक आइडियोलॉजी पर ये बेस्ड है। क्योंकि इनकी तरफ से रिसेंटली यहाँ पर लेबनान के ऊपर में जो हिजबुल्लाह है, यहाँ पर जब पेजर ब्लास्ट हुआ, वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, इसके बाद में टर्की की तरफ से भी ईरान के सपोर्ट में ये कहा गया कि यस, इजराइल का एक ही सॉल्यूशन है और वो है न्यूक्लियर वेपन। खैर, टॉपिक में आते यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि नाटो मेंबर जहां आज के टाइम में 32 देश है, 32 में से 30 जो यूरोपियन कंट्रीज है और 2 जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, जिसे 1949 के टाइम में बनाया गया था। और इसका मेन पर्पस था एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और टर्की इसी नाटो मेंबर का एक सदस्य रहा। आप जहां पर इसमें इमेज में देख सकते हैं टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन को। और इसी नाटो के अगेंस्ट में यहाँ पर रशिया ने यहाँ बनाया था वार्सो पैक्ट। और टर्की के अगर लोकेशन की बात करें, जस्ट आप नॉर्थ में देखेंगे ब्लैक सी है, अगर आप साउथ जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिलेगा। और ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी आने में आपको बहुत सारे स्टेट मिलते हैं, बॉस्फोरस स्टेट, डार्डेनल स्टेट्स, और इसके बाद में आप मेडिटेरेनियन सी पहुंचते हैं। इनकी जो लोकेशन है, टर्की की जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंट्री है ये एक ऐसा देश है जो बीच बीच में है। मतलब ये कि ये यूरोप का भी इसे हिस्सा माना जाता है, जो बेसिकली ये जो पोर्शन है, और बाकी ये जो पोर्शन है ये एशिया का हिस्सा माना जाता है। मतलब ये दोनों कॉन्टिनेंट का ये पार्ट है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नाटो से ये हटना चाहते और यहाँ पर ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते। इसके पीछे ना मल्टीपल्स रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है और वो ये है कि हाल ही में यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और रशिया को यहाँ पर बड़ी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट, मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स इसकी नीड हो रही है। और यहाँ पर टर्की जो है वो रशिया को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करा और इसके लिए यूएस ने टर्की को वार्न किया कि इसके हैवी कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने हो सकते हैं। और इसके बाद में टर्की के दिमाग में ये सवाल आया कि क्यों न यहाँ पर एक बैलेंसिंग एक्ट का काम किया जाए, क्योंकि ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि जो नाटो है आज के टाइम में, अगर नाटो G7 कंट्री को जो ग्रुप है इसे कोई अगर टक्कर दे रहा है तो वो है ब्रिक्स। उसे कोई भी आज के टाइम में टक्कर दे रहा है तो वो है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। और टर्की ये बात अच्छी समझ रहा है कि यहाँ पर जो ब्रिक्स है इसे ज्वाइन करना, और ये पहला ऐसा नाटो देश होगा जो ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला होगा। फिलहाल तो अभी चीजें आवेदन पर ही है, लेकिन यहाँ पर टर्की चाहता है एक बैलेंसिंग एक्ट इस्टेब्लिश करना। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो ये भी मानते हैं कि इससे अगर टर्की आने वाले टाइम में ब्रिक्स को ज्वाइन भी कर लेता है तो इससे जो नाटो के देश है या जो हम ये कहें यूएस है, इसे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि यहाँ पर टर्की ब्रिक्स को ज्वाइन क्यों करना चाहता है। ये जानने से पहले आपको ब्रीफली बताना चाहते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स जो कि 5 देश से मिलकर बना हुआ है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसे बाद में ब्रिक्स प्लस बनाया गया, जिसमें ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई ने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। वैसे तो इसमें अर्जेंटीना भी ज्वाइन करना चाहता, लेकिन ड्यू टू यूएस प्रेशर यहाँ पर अर्जेंटीना यहाँ पर ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करता है। और आज के टाइम में ब्रिक्स में ऐसे 9 देश है और रिसेंटली यहाँ पाकिस्तान ने भी यहाँ पर मेंबरशिप्स के लिए आवेदन यहाँ पर दे चुका है। और ब्रीफली अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जो इनके मेंबर स्टेट हैं, 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स मेंबर के पास में है। ग्लोबल जीडीपी की बात करें 23%, वर्ल्ड ट्रेड की बात करें 17%, इवन की वर्ल्ड लैंड एरियाज की बात करें तो ये 26% से भी ये ज्यादा है। इवन की वोटिंग पावर की बात करें ये 13.2% है। इवन की टोटल जीडीपी की बात करें तो यहाँ पर इवन की 4 देशों को मिलाकर भी यहाँ पर $30 ट्रिलियन से भी ये ज्यादा की इसकी जीडीपी है।
सो यहाँ पर टर्की का जो ब्रिक्स जो ग्रुप है इसे ज्वाइन करने के पीछे मल्टीपल रीजंस है। पहला रीजन ये है कि टर्की जो है आज के टाइम में एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, खासकर अपने इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर यह है टर्की का कि टर्की आज से लगभग 2-3 दशक पहले जब टर्की ने यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप इतनी आसान नहीं होती है और अब तक जो टर्की है यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप्स के लिए आज भी ये कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर आप अगर मैप में देखेंगे तो जो बेसिकली टर्की की जो लोकेशन है जस्ट कुछ इस तरीके से है कि ये यूरोपियन यूनियन, यूरोप का भी ये पार्ट है कॉन्टिनेंट का, और एशिया का भी पार्ट है। और क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट होने के कारण ये यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट बनना चाहता है। वैसे तो नाटो का ये पार्ट है पहले से, लेकिन यूरोपियन यूनियन के पार्ट बनना चाहता है एक लंबे टाइम से, और इसे अब तक यहाँ पर जो मेंबरशिप है वो नहीं दी गई है। और कहा यह भी जाता है कि इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर टर्की जो है वो ब्रिक्स में आवेदन किया हुआ खासकर मेंबरशिप के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आज के टाइम में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा संगठन है जो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और ये ऐसा यूनियन है अब तक सक्सेसफुल रहा है। हर एक जो रेजोल्यूशन है, जो एग्रीमेंट है, ये सभी जो देश से मिल के पास करते हैं। वैसे तो आज के टाइम में 27 देश से 28 जो था ब्रिटेन, वो निकल के ब्रेक्जिट बन चुका था, और फाइनल जो लास्ट जो मेंबर बना है ईयू का वो है यूक्रेन। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकलता है, क्या टर्की का ब्रिक्स ज्वाइन करना, क्या यूरोपियन यूनियन की एंट्री के लिए क्या ये एक एक्सेलेटिंग पॉइंट हो सकता है? मे बी, क्योंकि यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्री जो ग्रुप के जो देश है वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो टर्की है वो ब्रिक्स का पार्ट बने, क्योंकि जो ब्रिक्स है वो G7 के अगेंस्ट कहा जाता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि ब्रिक्स जो है G7 को आज के टाइम में टक्कर दे रहा है। जो SCU है वो ब्रिक्स को, जो नाटो है उसे टक्कर दे रहा है। वैसे तो ब्रिक्स और जो SCU है ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, और लेकिन जो नाटो है एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सपर्ट है ये मानते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो ब्रिक्स है, जो SCU है, वो नाटो और G7 को टक्कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या अगर टर्की ब्रिक्स को ज्वाइन करता है तो क्या इसे इंडिया सपोर्ट करेगा? ये एक क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जो चाइना है ब्रिक्स को सपोर्ट कर रहा है। इवन कि अगर रशिया की बात करें तो रशिया भी टर्की को सपोर्ट करेगा, और इसके पीछे वेरियस रीजन है। रशिया ये बात अच्छे से जानता है कि रशिया की ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए या रशियन जो गुड्स है इसके ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए यहाँ पर इसे रूट की जरूरत होगी। वैसे तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तो पहले से बना हुआ है, जो कि ईरान से होके गुजर रहा है, और ये कैस्पियन सी होके गुजर रहा है। ये ऑलरेडी है रशिया के पास में एक एडवांटेज। लेकिन रशिया यहाँ पर ये भी चाहता है कि एक ऐसा देश इसमें शामिल होना चाहिए जहां पर ब्लैक सी के जरिए भी हम लोग यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में एंटर हो सकते हैं, और यहाँ के थ्रू से जो इजिप्ट है, जो कि अब ये मेंबर बन चुका है, यहाँ से रेड सी के जरिए, यहाँ पर बाबल मंडेब के थ्रू से जरिए इथियोपिया भी ज्वाइन हो चुका है। तो इसके जरिए हम लोग जो मार्केट है, जो इंडिया एक सबसे बड़ा हब है PPP के रेस्पेक्ट में, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा GDP है, यहाँ पर हम लोग इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। खैर, लेकिन यहाँ पर आज से कुछ दिन पहले की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं 19 सितंबर की, जब यहाँ पर जब मेंबरशिप के लिए जब टर्की के फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया कि ब्रिक्स मेंबर के लिए क्या आप इंटरेस्टेड हैं, तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि टर्की वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स इफ इट वाज एन EU मेंबर स्टेट। यहाँ पर साफ साफ ये कहा जा रहा है कि अगर टर्की अगर यूरोपियन यूनियन के मेंबर होता तो ब्रिक्स को कभी ज्वाइन नहीं करता। इससे साफ साफ ये मालूम चल रहा है कि टर्की को ब्रिक्स से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये ओनली टर्की का एक दाव है जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनने के लिए ये पूरा जो खेल है वो रचा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो ब्रिक्स के जो समिट होने वाले अक्टूबर के दिन के मंथ में, जहां पर रशिया ने खुल के यहाँ पाकिस्तान के मेंबरशिप को सपोर्ट किया है, इवन कि चाइना भी इसमें सपोर्ट करेगा, और साफ साफ रशिया ने यहाँ पर 20 सितंबर का आर्टिकल्स यहाँ पर देख सकते हैं, विल बैक पाक बीट टू ज्वाइन ब्रिक्स। और इस पर आज के टाइम में भी दुनिया भर के आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर रशिया सेज इट वुड सपोर्ट पाकिस्तान बिड टू ज्वाइन ब्रिक्स। और ये बात कही जा रही है रशिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। जब रिसेंटली यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो ये बात साफ साफ कही गई। तो यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी जहाँ पर ये है कि पाकिस्तान को रशिया और चाइना मिलकर यहाँ पर ब्रिक्स के मेंबरशिप देने के लिए लगे हुए। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट और निकल के आ रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान का जो ब्रिक्स मेंबरशिप है ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ ये भी कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से जो इस्लामाबाद की जो एंट्री है इसमें कोई भी कंसेंसस नहीं है। मतलब कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो अलाइन नहीं करती है जो इमर्जिंग मार्केट है
उसको लेकर, और इवन कि इंडिया का अपना एक कंसर्न है, खासकर पाकिस्तान का ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो। लेकिन इस बीच में अगर हम ये पूछे कि अगर टर्की ब्रिक्स का मेंबर बन जाता है तो क्या इससे इंडिया बैकफुट में पहुंच जाता है? डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिला, क्योंकि अगर टर्की मेंबर बनता है और टर्की और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो अच्छी है, क्योंकि टर्की पाकिस्तान के मैटर में या पाकिस्तान के सपोर्ट में ये कह सकते हैं कि कश्मीर का जो राग है और वो भी अलापता रहता है, बड़े बड़े समिट की बात करें या यूएन की बात करें, तो यहाँ पर पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिल जाएगा कि कश्मीर का जो इशू है वो इजिली यहाँ पर ब्रिक्स के मेंबर्स जो ग्रुप है यहाँ भी उठा सकता है। वैसे तो यूएन में उठाता रहता है, तो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा कंसर्निंग हो सकता है। खैर, अक्टूबर के मंथ में जो ब्रिक्स के समिट होने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो भी ब्रिक्स के मेंबरशिप के लिए आवेदन किए, इवन कि आपको बता दी कि सऊदी अरेबिया ये भी अप्लाई कर चुका है, टर्की का भी नाम आ चुका है, पाकिस्तान का भी नाम आ चुका है। क्या यहाँ पर इस समिट में तीनों को, या हम ये कहें कि टर्की को और पाकिस्तान को क्या मेंबरशिप मिलेगा? आपकी क्या राय है इसमें, जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर है कि रिसेंटली कौन से मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक इवेंट होस्ट किया था जिनका नाम है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। आपके पास में ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।